नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें एक बेस्ट सेलर बुक है जो अपने आप में गागर में सागर भरे हुए हैं। यदि आप अपने जीवन में इन 7 आदतों को अपना लेते हैं तो आप भी लोगों पर अपना प्रभाव हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं और एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो इस पुस्तक की सीरीज मैंने कल से स्टार्ट की थी, जिसका पार्ट फर्स्ट आ गया है, जिसमें प्रस्तावना है। इस पुस्तक को 4 खंडों में बांटा गया है और 5वीं में इसका उपसंहार है। खंड 1 में पैराडाइम्स और सिद्धांत, अंदर से बाहर की ओर, मतलब 7 आदतें जो हैं उनका एक संक्षिप्त सर्वेक्षण दिया गया है। खंड 2 में 3 आदतें हैं, खंड 3 में फिर 3 आदतें हैं और खंड 4 में 7वीं आदत है और फिर उपसंहार दिया गया है। तो टोटल ये 400 पेज की पुस्तक है। 400 पेज में आपको ऐसी बातें मिलेंगी, ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपने यदि उसका 10% भी अपने जीवन में ले लिया, उन आदतों को 10% भी अपना लिया, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे हमेशा और अपने जीवन में हमेशा खुश महसूस करेंगे। अपने आप में आप बहुत ज़्यादा सुधार महसूस करेंगे। तो ये पुस्तक की जो सीरीज है, आप इसे पूरा सुनिए। इसकी मैं प्लेलिस्ट बनाती जाऊंगी, आप उसे सुनते जाइएगा। आधे घंटे की वीडियो रहेंगे, आप आराम से सुनिएगा, समझिएगा और अपने जीवन में उन पर अमल करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 1 पैराडाइम्स और सिद्धांत, अंदर से बाहर की ओर। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई वास्तविक श्रेष्ठता नहीं है जिसे सही जीवन शैली से अलग किया जा सके। ये कथन है डेविड स्टार जॉर्डन का। मैंने 25 साल तक व्यावसायिक, विश्वविद्यालयीन, वैवाहिक और पारिवारिक वातावरण में लोगों के साथ काम किया है। इस दौरान मैं ऐसे बहुत से लोगों के संपर्क में आया हूँ जिन्होंने बाहरी तौर पर अविश्वसनीय सफलता हासिल की है। इसके बावजूद मैंने यह देखा है कि वे आंतरिक तौर पर अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। वे व्यक्तिगत सामंजस्य तथा प्रभावकारिता की कमी की वजह से परेशान हैं। वे लोगों के साथ स्वस्थ और मधुर संबंध बनाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो समस्याएं मुझे बताई हैं, उनमें से कुछ से आप भी परिचित होंगे। मैंने अपने कैरियर के जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन्हें मैं हासिल कर चुका हूँ। मुझे व्यावसायिक दृष्टि से अप्रत्याशित सफलता मिली है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में इस सफलता की कीमत चुका रहा हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे अब मेरे लिए अजनबी हो चुके हैं। मुझे तो यह भी विश्वास नहीं है कि मैं खुद को जानता हूँ। मैं शायद यह भी नहीं जानता कि मेरे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। मुझे खुद से पूछना पड़ता है, क्या यह इतना मूल्यवान है कि इसके लिए इतना त्याग किया जाए? मैंने डाइटिंग की नई योजना बनाई है, इस साल 5वीं बार। मैं जानता हूँ कि मेरा वज़न बढ़ गया है। मैं सचमुच दुबला होना चाहता हूँ। मैं इस विषय पर प्रकाशित होने वाली नई पुस्तकें और लेख नियमित रूप से पढ़ता हूँ, लक्ष्य निर्धारित करता हूँ, सकारात्मक मानसिक नज़रिए की मनोवैज्ञानिक खुराक देकर खुद को प्रोत्साहित करता हूँ कि मैं यह कर सकता हूँ, परंतु मैं नहीं कर पाता। कुछ सप्ताह बाद सब कुछ टाएं फिस हो जाता है। मैं खुद से किए गए वायदे को नहीं निभा पाता। मैंने प्रभावकारी मैनेजमेंट सिखाने वाले कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपने कर्मचारियों से मेरी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। मैं उनके साथ मित्रतापूर्ण तथा सही व्यवहार करने की लगातार कोशिश करता हूँ।
परंतु मुझे नहीं लगता कि वे मेरे प्रति वफादार हैं। मुझे महसूस होता है कि अगर मैं किसी दिन बीमार पड़ जाऊं और ऑफिस ना आऊं, तो वे सारा दिन वाटर कूलर के आसपास खड़े होकर गपशप करते रहेंगे। मैं उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार क्यों नहीं बना पाता, या इस तरह के कर्मचारी क्यों नहीं ढूंढ पाता। मेरा किशोर पुत्र विद्रोही स्वभाव का है। वह नशीले पदार्थों का आदी हो चुका है। मैंने उसे समझाने की लाख कोशिश की, परंतु वह मेरी सुनता ही नहीं है। मैं क्या करूं? करने के लिए बहुत काम है, पर समय बहुत कम है। मैं सप्ताह में 7 दिन हर पल दबाव और तनाव में जीता हूँ। मैं टाइम मैनेजमेंट सेमिनारों में गया हूँ और मैंने समय के प्रबंधन की आधा दर्जन योजनाओं को आजमा कर भी देखा है। हालांकि मुझे कुछ लाभ तो मिला, परंतु अब भी मुझे यह एहसास नहीं होता कि मैं उतना सुखद, सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा हूँ जितना मैं जीना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता हूँ, परंतु उनसे कोई भी काम करवाने के लिए मुझे हर कदम पर निगरानी रखनी पड़ती है और हर कदम पर उनकी शिकायतें भी सुनना पड़ती हैं। इसके बजाय उस काम को खुद करना ज़्यादा आसान होता है। बच्चे खुशी खुशी अपना काम क्यों नहीं करते हैं? उन्हें बार बार टोकना क्यों पड़ता है? मैं व्यस्त हूँ, सचमुच व्यस्त, परंतु कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वह वास्तव में महत्वपूर्ण है? क्या उससे लंबे समय में कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं वाकई यह सोचना चाहूँगा कि मेरे जीवन का कोई अर्थ था। इस दुनिया में मेरा आना सार्थक हुआ और मेरे कारण कोई फ़र्क पड़ा। मैं जब अपने मित्रों या रिश्तेदारों को सफल या प्रतिष्ठित होते देखता हूँ, तो मैं मुस्कुराकर उन्हें बधाई देता हूँ, परंतु भीतर ही भीतर मैं जल भुन जाता हूँ। मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है? मेरा व्यक्तित्व बहुत सशक्त है। मैं जानता हूँ कि मैं किसी भी चर्चा में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकता हूँ। अधिकांश बार तो मैं दूसरों को इस तरह प्रभावित कर सकता हूँ ताकि वे मेरा मनचाहा समाधान सुझाएं। मैं हर स्थिति पर अच्छी तरह सोच विचार करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे मन में आने वाले विचार आमतौर पर सबके लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु फिर भी मैं बेचैन रहता हूँ। मुझे हमेशा यही चिंता सताती रहती है कि दूसरे लोग मेरे विचारों और मेरे बारे में ना जाने क्या सोचते होंगे। मेरा वैवाहिक जीवन घिसट रहा है। हम लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं, परंतु हमारे बीच का प्रेम अब मर चुका है। हमने वैवाहिक परामर्श लिया, बहुत से तरीके आजमा कर देखे, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम अपने भीतर वह भावना फिर से नहीं जगा पा रहे हैं जो पहले कभी थी। ये समस्याएं गहरी हैं और दर्दनाक भी, और ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें तुरंत उपायों से नहीं सुलझाया जा सकता। कुछ साल पहले मैं और मेरी पत्नी सैंड्रा भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे। हमारे एक बेटे को स्कूल में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था। टेस्ट में अच्छे नंबर लाने की बात तो छोड़ ही दें, उसे तो यह भी समझ में नहीं आता था कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन कैसे किया जाए। सामाजिक दृष्टि से भी वह अपरिपक्व था और उसकी वजह से हमें अक्सर लज्जित होना पड़ता था। खेलकूद के लिहाज से वह छोटा और दुबला तो था ही, उसमें मानसिक तालमेल की कमी भी थी। उदाहरण के लिए, बेसबॉल खेलते समय कई बार तो पिचर की गेंद पास आने से पहले ही वह अपना बल्ला घुमा देता था। सब बच्चे उसकी हंसी उड़ाते थे। मेरे और सैंड्रा के मन में उसकी मदद करने की प्रबल इच्छा थी। हमें यह एहसास था कि अगर सफलता जीवन के किसी क्षेत्र में सचमुच महत्वपूर्ण है,
तो यह माता पिता की भूमिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने अपने बेटे के प्रति अपने नज़रिए और व्यवहार को सुधारने की कोशिश की। इसके साथ ही हमने उसके नज़रिए और व्यवहार को भी सुधारने की कोशिश की। हमने सकारात्मक सोच की तकनीकों का प्रयोग करके उसे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित करने की कोशिश की। शाबाश बेटे, तुम यह काम कर सकते हो। हम जानते हैं कि तुम यह कर सकते हो। बल्ले पर अपने हाथ थोड़े ऊपर रखो और नज़रें गेंद पर जमाए रखो। जब तक गेंद करीब न आ जाए तब तक बल्ला मत घुमाओ। अगर उसमें थोड़ा सा भी सुधार दिखता था तो हम उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। बहुत बढ़िया बेटे, ऐसे ही करते रहो। जब दूसरे बच्चे उसकी हंसी उड़ाते थे तो हम उन्हें डांट देते थे। उसे मत चिढ़ाओ, उसे अकेला छोड़ दो, अभी वह सीख रहा है। इस पर हमारा बेटा रोने लगता था तथा निराश होकर कहता था कि वह कभी अच्छी तरह नहीं खेल पाएगा और वैसे भी उसे बेसबॉल पसंद नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, परंतु जब स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ तो हम सचमुच चिंतित हो गए। हमें साफ नज़र आ रहा था कि इसका उसके आत्मसम्मान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। हमने उसे प्रोत्साहित करने, उसकी मदद करने और सकारात्मक रहने का प्रयास किया। बहरहाल जब हम बार बार असफल हुए तो आखिरकार हमने पीछे हटकर स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखने का निर्णय लिया। उस समय मैं देश भर के कई प्रतिष्ठित संगठनों में नेतृत्व विकास संबंधी प्रशिक्षण दे रहा था। मैं IBM के एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए संप्रेषण, कम्युनिकेशन और अनुभूति, प्रेस्पिरेशन विषय पर द्विमासिक कार्यक्रम तैयार कर रहा था। जब मैंने इन कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए शोध किया तो मेरी दिलचस्पी खास तौर पर इस विषय में जागृत हुई कि हमारी अनुभूतियाँ किस तरह विकसित होती हैं। वे हमारे देखने के नज़रिए को किस तरह निर्धारित करती हैं और हमारा देखने का नज़रिया किस तरह हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। जब मैंने आशावादिता के सिद्धांत और पिग्मेलियन प्रभाव, स्वयं पूर्ण होने वाली आशाओं का अध्ययन किया तो मुझे यह समझ में आया कि हमारी अनुभूतियाँ कितनी गहराई में स्थित होती हैं। इसने मुझे सिखाया कि हमें दुनिया को देखने के साथ साथ अपने उस लेंस पर भी गौर करना चाहिए जिसके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं। इसने मुझे सिखाया कि लेंस ही दरअसल यह तय करता है कि हम दुनिया को किस रूप में देखते हैं। जिन अवधारणाओं को मैं IBM में सिखा रहा था उनके परिप्रेक्ष्य में मैंने और सैंड्रा ने अपनी स्थिति का अवलोकन किया। ऐसा करने पर हमें यह एहसास हुआ कि हम अपने बेटे की मदद करने के लिए जो कर रहे हैं वह उस तरीके से मेल नहीं खाता था जिस तरीके से हम उसे सचमुच देखते थे। जब हमने अपनी गहनतम भावनाओं की ईमानदारी से जांच की तो हमने पाया कि हमारी अनुभूति यह थी कि वह मूलतः अयोग्य और पिछड़ा हुआ था। हमने अपने नज़रिए और व्यवहार पर चाहे जितनी मेहनत की हो, परंतु हमारी कोशिशें इसलिए कामयाब नहीं हुई थीं क्योंकि अपने सकारात्मक व्यवहार तथा शब्दों के बावजूद हम दरअसल उस तक यह संदेश पहुंचा रहे थे, तुम सक्षम नहीं हो, तुम्हारी रक्षा करना पड़ती है। हमें यह एहसास होना शुरू हुआ कि अगर हम स्थिति को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को बदलना होगा और खुद को प्रभावकारी रूप से बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी अनुभूतियों को बदलना होगा। व्यक्तित्व आधारित और चरित्र आधारित नीति शास्त्र। अनुभूति पर मेरे शोध के अतिरिक्त इसी दौरान मैं 1776 के बाद से अमेरिका में प्रकाशित
सफलता पर लिखे साहित्य का गहन अध्ययन कर रहा था। मैंने आत्म सुधार, लोकप्रिय मनोविज्ञान और सेल्फ हेल्प जैसे विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें, लेख तथा निबंध पढ़े, जिन सिद्धांतों को एक स्वतंत्र तथा लोकतांत्रिक समाज सफल जीवन की कुंजियां मानता था। उन सब का सार मेरी उंगलियों पर था। जब मैंने सफलता पर पिछले 200 वर्षों में लिखी गई सामग्री का अध्ययन किया, तो मुझे उसमें एक आश्चर्यजनक पैटर्न नज़र आया। चूँकि मैं खुद कष्ट में था और मैंने अपने आसपास के बहुत से लोगों के जीवन तथा संबंधों में भी कष्ट देखा था, इसलिए मुझे यह प्रबल एहसास हुआ कि पिछले 50 वर्षों का अधिकांश सफलता संबंधी साहित्य सत्य ही था। इसमें सिर्फ सामाजिक छवि बनाने की सजगता, तकनीकें और तुरंत समाधान बताए गए थे। एक तरह से सफलता का यह साहित्य सामाजिक बैंड एड्स और एस्पिरिन जैसे तुरंत उपायों से भरा था, जिनके माध्यम से गंभीर समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किए जाते थे। हालांकि कई बार इनसे समस्या कुछ समय के लिए सुलझ भी जाती थी, परंतु इसके बावजूद दीर्घकालीन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती थीं, अंदर ही अंदर फैलती रहती थीं तथा बार बार उभर आती थीं। इसके ठीक विपरीत पहले 150 वर्षों का सफलता संबंधी लगभग सारा साहित्य चरित्र को सफलता की नींव मानता था और चरित्र आधारित नीतिशास्त्र पर केंद्रित था। इसमें सत्य, निष्ठा, विनम्रता, वफादारी, संयम, साहस, निष्पक्षता, धैर्य, परिश्रम, सादगी, आडंबरहीनता और स्वर्णिम नियम जैसे चारित्रिक गुणों पर जोर दिया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा चरित्र आधारित नीतिशास्त्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह मूलतः एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कुछ सिद्धांतों और आदतों को अपने चरित्र में गहराई से स्थापित किया। चरित्र आधारित नीतिशास्त्र सिखाता है कि प्रभावकारी जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं और लोगों को सच्ची सफलता तथा स्थायी सुख का एहसास तभी हो सकता है जब वे इन सिद्धांतों को सीखकर इन्हें अपने मूलभूत चरित्र में ढाल लें। बहरहाल, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सफलता का आधारभूत दृष्टिकोण चरित्र आधारित नीतिशास्त्र से हटकर उस चीज केंद्रित पर हो गया जिसे हम व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र कह सकते हैं। व्यक्तित्व, सार्वजनिक छवि, नजरिए और व्यवहार को सफलता का आधार माना जाने लगा। सफलता सामाजिक संबंधों को सुचारू बनाने की योग्यता और तकनीकों पर आधारित हो गई। इस व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र ने मूलतः 2 राहें चुनी। पहली, मानवीय और सामाजिक संबंधों में लोक व्यवहार की तकनीकें और दूसरी, सकारात्मक मानसिक नजरिया। इस जीवन दर्शन का कुछ हिस्सा प्रेरक और कई बार उचित सूक्तियों में व्यक्त हुआ, जैसे आपका नजरिया आपकी सफलता तय करता है। त्योरियां चढ़ाने के बजाय मुस्कुराने से अधिक दोस्त बनते हैं और इंसान अपने मस्तिष्क में जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र के कई अन्य पहलू भी थे जो साफ तौर पर गुमराह करते थे, यहाँ तक कि धोखा देते थे और लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि वे इन तकनीकों का प्रयोग सिर्फ इसलिए करें ताकि लोग उन्हें पसंद करें। लोगों को दूसरों की रुचियों में झूठी दिलचस्पी का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाता था ताकि वे उनसे अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सकें।
कई बार तो लोगों को सफल दिखने का आडंबर करने की सलाह दी जाती थी या फिर दूसरों को कुचलते हुए आगे बढ़ने का सुझाव तक दिया जाता था। इस साहित्य में कुछ हद तक चरित्र को सफलता के एक तत्व के रूप में तो स्वीकार किया गया, परंतु आधारभूत और उत्प्रेरक मानने के बजाय इसे अलग थलग करने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। चरित्र आधारित नीतिशास्त्र का उल्लेख अधिकांशतः मौखिक दुकानदारी बन गया। मूलभूत जोर प्रभाव डालने की तुरंत फुरत तकनीकों, शक्ति हासिल करने की रणनीतियों, संवाद कौशल और सकारात्मक मानसिक नज़रिए पर था। मुझे यह एहसास होना शुरू हुआ कि मैं और सैंड्रा अपने बेटे के संबंध में जिन समाधानों को आजमा रहे थे, उनका अवचेतन स्रोत यही व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र था। जब मैंने व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र और चरित्र आधारित नीतिशास्त्र के अंतर के बारे में अधिक गहराई से सोचा, तो मैंने महसूस किया कि हमारे बच्चों के अच्छे व्यवहार से सैंड्रा और मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती थी। हमारी चिंता के मूल में यह बात थी कि हमारी नज़रों में हमारा यह बेटा अपेक्षित ऊंचाई पर नहीं था। बेटे की छवि से अधिक चिंता हमें अपनी छवि की थी। हम अच्छे और ख्याल रखने वाले माता पिता की भूमिका में सफल दिखना चाहते थे और शायद इसी वजह से हमारे मन में बेटे की इस तरह की छवि बनी थी। समस्या को सुलझाने और उससे निपटने के हमारे तरीके में सिर्फ बेटे की भलाई की चिंता ही नहीं थी, बल्कि बहुत कुछ उलझा हुआ था। जब सैंड्रा और मैंने इस बारे में बातचीत की, तो हमें यह पीड़ादायी एहसास हुआ कि उसके बारे में हमारे सोच पर हमारे चरित्र और उद्देश्यों का कितना सशक्त प्रभाव पड़ रहा था। हम जानते थे कि सामाजिक तुलना के उद्देश्य हमारे गहन जीवन मूल्यों से मेल नहीं खाते थे। ऐसे उद्देश्य हमें शर्त पर आधारित प्रेम की ओर ले जा रहे थे और अंततः उनकी वजह से हमारे बेटे का आत्मविश्वास कम हो रहा था। इसलिए हमने अपने प्रयासों को खुद पर केंद्रित करने का संकल्प किया, अपनी तकनीकों पर नहीं, बल्कि अपने गहनतम उद्देश्यों और बेटे के प्रति हमारी अनुभूति पर। बेटे को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमने अलग हटकर खड़े होने की कोशिश की। हमने यह कोशिश की कि हम उससे दूर हटकर उसकी पहचान, वैयक्तिकता, क्षमता और महत्व का एहसास कर सकें। गहरे विचार मंथन के साथ जब हमने आस्था और तथा प्रार्थना का सहारा लिया, तो हमें अपने बेटे में कई अद्भुत गुण नज़र आने लगे। हमें उसके भीतर क्षमता की कई परतें दिखीं, जो उसकी अपनी गति से विकसित होंगी। हमने फैसला किया कि हम निश्चिंत होकर उसके रास्ते से हट जाएंगे और उसकी क्षमताओं के विकसित होने का इंतज़ार करेंगे। हमने महसूस किया कि हमारी स्वाभाविक भूमिका यह होना चाहिए कि हम उसमें विश्वास करें, उसका आनंद लें और उसे सम्मान दें। हमने पूरी ईमानदारी से अपने उद्देश्यों पर काम किया और सुरक्षा के आंतरिक स्रोत विकसित किए, ताकि महत्वपूर्ण दिखने की हमारी भावनाएं हमारे बच्चों की प्रशंसनीय व्यवहार पर निर्भर न हों। जैसे ही हमने अपने बेटे के बारे में अपनी पुरानी अनुभूतियों के शिकंजे को ढीला किया और जीवन मूल्यों पर आधारित उद्देश्य बनाए, नई भावनाएं उभरने लगी। अब हम उसकी तुलना या मूल्यांकन करने के बजाय उसके साथ आनंद ले रहे थे। हमने उसे अपनी छवि में गढ़ने या सामाजिक आशाओं के अनुरूप नापने की कोशिश छोड़ दी। हमने उसे अपेक्षित सामाजिक सांचे में ढालने की दयालुतापूर्ण तथा सकारात्मक कोशिश छोड़ दी।
क्योंकि हमने उसे मूलतः योग्य और जीवन से संघर्ष करने में सक्षम पाया। इसलिए हमने दूसरों के उपहास से उसकी रक्षा करना छोड़ दिया। उसका पालन पोषण इसी सुरक्षा के तले हुआ था, इसलिए इसके एकदम हट जाने से उसे कष्ट हुआ, जिसे उसने व्यक्त भी किया। हम उसकी बात से सहमत थे, परंतु हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अनकहा संदेश यह था, हमें तुम्हारी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मूलभूत रूप से ठीक हो। सप्ताह तथा महीने गुजरते गए। समय के साथ उसमें सहज आत्मविश्वास नजर आने लगा। वह स्वयं को दृढ़ बनाने लगा। वह अपनी गति से विकसित होने लगा। औसत सामाजिक मानदंड से उसका मूल्यांकन करने पर अब वह उत्कृष्ट बन गया था। शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक रूप से और खेल के क्षेत्र में यह परिवर्तन तथा कथित स्वाभाविक विकासवादी प्रक्रिया से बहुत आगे तक हुआ था। कई साल बाद उसे बहुत से विद्यार्थी समूहों ने अपना लीडर चुना और वह राज्य स्तर का खिलाड़ी भी बन गया। जब वह घर पर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता था तो उसमें सारे के सारे ए ग्रेड होते थे। उसने एक आकर्षक निश्चल व्यक्तित्व विकसित किया, जिसने उसे हर तरह के लोगों से सहजता से संबंध बनाने में सक्षम बनाया। मेरा और सेंड्रा का विश्वास है कि हमारे बेटे की सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाली उपलब्धियां सामाजिक पुरस्कार की इच्छा की वजह से नहीं मिली। ये उपलब्धियां काफ़ी हद तक अपने बारे में उसकी भावनाओं की वजह से मिली। यह मेरे और सेंड्रा के लिए एक अद्भुत अनुभव था। इसने हमारे बाकी बच्चों के साथ तथा अन्य भूमिकाओं में व्यवहार करने के संबंध में हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इसने हमें सफलता के व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र तथा चरित्र आधारित नीतिशास्त्र के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के बारे में बहुत व्यक्तिगत स्तर पर जागरूक बनाया। एक भजनकार ने हमारे विश्वास को बखूबी व्यक्त किया है, पूरी मेहनत से अपने दिल को टटोलो, क्योंकि जिंदगी के असली मुद्दे यहीं से प्रभावित होते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक महानता। मेरे बेटे के साथ मेरे अनुभूति संबंधी शोध और सफलता साहित्य के अध्ययन ने मिलकर मुझे एक अनुभव दिया। सब चीज़ें अचानक सही जगह पर आ गईं। मैं अचानक व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र के सशक्त प्रभाव को देख पाया और उन सूक्ष्म, अक्सर चेतन रूप से ना पहचानी जा सकने वाली भिन्नताओं को स्पष्टता से समझ पाया, जो व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र और चरित्र आधारित नीतिशास्त्र में थी। एक तरफ तो वे सिद्धांत थे जिन्हें मैं सच मानता था। इन सिद्धांतों के संस्कार मुझ में बहुत पहले बचपन में डाले गए थे और ये मेरे जीवन मूल्यों के आंतरिक एहसास की गहराई में स्थित थे। दूसरी तरफ तुरंत फुरत समाधानों का वह जीवन दर्शन था जो हर दिन मुझे घेरे रहता था। मैं अधिक गहरे स्तर पर यह समझ गया कि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ बरसों तक काम करते समय जो सिद्धांत मैं सिखा रहा था और जिन्हें मैं प्रभावकारी मानता था, वे अक्सर उन लोकप्रिय विचारों से भिन्न क्यों लगते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र के तत्व यानी व्यक्तित्व का विकास, संप्रेषण की योग्यता का प्रशिक्षण, प्रभावित करने की कला की शिक्षा और सकारात्मक चिंतन लाभकारी नहीं है या सफलता के लिए अनिवार्य नहीं है। मेरा विश्वास है कि वे लाभकारी भी हैं और कई बार अनिवार्य भी, परंतु वे प्राथमिक बुनियादी तत्व नहीं हैं, वे द्वितीयक गौण तत्व हैं।
शायद पिछली पीढ़ियों की नींव पर निर्माण करने की मानवीय क्षमता का प्रयोग करते समय अनजाने में ही हमने अपनी इमारत बनाने पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर लिया कि हम उस नींव को ही भूल गए जिस पर वह इमारत खड़ी थी। इतने लंबे समय तक बगैर बोई फसल काटने की वजह से शायद हम यह भूल गए कि बोना भी जरूरी है। अगर मैं लोगों को प्रभावित करने की तकनीकों या रणनीतियों का प्रयोग इस उद्देश्य से करूं कि किस तरह लोगों से अपना मनचाहा या बेहतर काम करवाऊं, किस तरह उन्हें अधिक प्रेरित करूं ताकि वे मुझे व एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करें, जबकि मेरा चरित्र मूलतः दोषपूर्ण और छल कपट से भरा हो, तो मैं लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। मेरे छल कपट की वजह से अविश्वास पैदा होगा और मेरे हर काम को, जिसमें तथाकथित लोक व्यवहार की अच्छी तकनीकों का प्रयोग भी शामिल है, जोड़ तोड़ या चालाकी माना जाएगा। इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि शब्दों का जाल कितना अच्छा है या इरादे कितने नेक हैं। मूल बात यह है कि अगर विश्वास नहीं है या बहुत कम है तो स्थायी सफलता की नींव ही नहीं है। सिर्फ मूलभूत अच्छाई ही तकनीकों को सफल बनाती है। तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना स्कूल में रटकर परीक्षा देने की तरह है। आप कई बार पास हो जाते हैं, शायद आपके नंबर भी अच्छे आ जाएं, परंतु अगर आप हर दिन कीमत नहीं चुकाते हैं तो आप कभी उन विषयों में सचमुच निपुण नहीं हो सकते जिनका आप अध्ययन करते हैं। तुरंत फुरत उपायों से आप शिक्षित मस्तिष्क का विकास नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि खेती में तुरंत फुरत उपायों का इस्तेमाल करना कितना मूर्खतापूर्ण होगा? बसंत में बीज बोना भूल जाना, पूरी गर्मी में मौज मस्ती करते रहना और फिर शरद ऋतु में फसल उगाने के लिए तुरंत फुरत उपाय अपनाना मूर्खता नहीं तो और क्या है। खेती एक प्राकृतिक व्यवस्था है, कीमत चुकाना होगी और प्रक्रिया का पालन करना होगा। आप जो बोते हैं हमेशा वही काटते हैं, इसमें शॉर्टकट काम नहीं आते। यह सिद्धांत अंततः मानवीय व्यवहार और आपसी संबंधों के बारे में भी सही है। ये भी फसल के नियम पर आधारित प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। स्कूल जैसी कृत्रिम सामाजिक व्यवस्था में अगर आप यह सीख लें कि किस तरह इंसानों द्वारा बनाए गए नियमों को चालाकी से तोड़ा जाए और किस तरह खेल को खेला जाए, तो आप कुछ समय के लिए कामयाब हो सकते हैं। अधिकांश एक बार की मुलाकातों या अल्पकालीन मानवीय संबंधों में आप व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र का प्रयोग करके सफल हो सकते हैं। आप सामने वाले की रुचियों में दिलचस्पी के अभिनय तथा अपने आकर्षक व्यक्तित्व और योग्यता के उस पर अच्छी छाप छोड़ सकते हैं। अल्पकालीन स्थितियों में आप फटाफट और आसान तकनीकों से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, परंतु दीर्घकालीन संबंधों में द्वितीयक तत्वों का स्थायी महत्व नहीं होता। अगर गहरी सत्यनिष्ठा और चरित्र की मूलभूत दृढ़ता नहीं है तो जीवन की चुनौतियां सच्चे उद्देश्यों को सबके सामने ले आएंगी। सफलता के स्थान पर आपको मानवीय संबंधों में असफलता ही हाथ लगेगी। द्वितीयक महानता हासिल कर चुके कई लोगों को उनकी योग्यता की वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिल सकती है, परंतु वे प्राथमिक महानता या अच्छे चरित्र के अभाव के शिकार होते हैं। देर सवेरे यह बात आपको उनके हर दीर्घकालीन संबंध में दिखाई देगी, चाहे वह संबंध किसी व्यापारिक सहयोगी,
जीवन साथी, मित्र या पहचान के संकट से गुजरते किशोर पुत्र के साथ हो। चरित्र सबसे ऊंचे स्वर में बोलता है। जैसा इमर्सन ने एक बार कहा था, आप क्या हैं? आपकी आवाज़ मेरे कानों में इतनी तेज़ी से सुनाई देती है कि आप क्या कहते हैं वह मुझे सुनाई नहीं देता। जाहिर है, ऐसी स्थितियां होती हैं जहां लोगों में चरित्र की दृढ़ता तो होती है, परंतु संप्रेषण की योग्यता नहीं होती, और बेशक इससे भी रिश्तों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, परंतु इसके प्रभाव फिर भी उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अंतिम विश्लेषण में हमारा चरित्र हमारे शब्दों और कार्यों से अधिक ऊंचे स्वर में बोलता है। हम सब यह बात जानते हैं। कुछ लोगों पर हम पूरी तरह विश्वास करते हैं क्योंकि हम उनका चरित्र जानते हैं, चाहे वे मुखर हों या ना हों, चाहे वे मानवीय संबंधों की तकनीकों में निपुण हों या ना हों। हम उन पर विश्वास करते हैं और उनके साथ सफलतापूर्वक काम करते हैं। विलियम जॉर्ज जॉर्डन के शब्दों में, हर व्यक्ति के हाथों में अच्छाई या बुराई की अद्भुत शक्ति दी गई है। उसके जीवन का खामोश, अचेतन, अदृश्य प्रभाव, यह सिर्फ उस बात का सतत प्रतिबिंब होता है जैसा वह वास्तव में होता है, उस बात का नहीं जिसका वह ढोंग करता है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो ये था पार्ट 2 जिसमें पैराडाइज का नियम सिखाया अंदर से बाहर की ओर। इसमें बताया गया है कि आप कितना भी ढोंग कर लें अच्छा बनने का, कितना भी दूसरों की चापलूसी कर लें, लेकिन अंदर से इंसान समझ जाता है कि आप कैसे हैं, कितने ईमानदार हैं। आप उसकी बड़बड़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मतलब जो इंसान एक दूसरे की अच्छाइयाँ लंबे समय के बाद जान ही जाता है और दोगलापन भी एक समय के बाद समझ ही जाता है, इसलिए इन सब में ना पड़े, अपने आप को अच्छा बनाए अंदर से ना।